नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नामदेव सिरगांवकर। अगर मैं नाम ठीक से ले रहा हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। और आप महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आज हम गोवा में हैं, नेशनल गेम्स चल रहे हैं और आप टीम के साथ आए हैं। और महाराष्ट्र जो है वो आप किसी भी गेम्स में, टूर्नामेंट्स में देखें तो मेडल टैली में अपर रैंकिंग में जो है वो टॉप रैंकिंग्स में रहा है। और यहाँ पर भी जो मेडल टैली में रैंकिंग जानकारी लेंगे इनसे, तो थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि कितने प्लेयर्स आए और किस किस तरह की फैसिलिटीज़ और क्या मेडल टैली में कहाँ महाराष्ट्र स्टैंड करता है। तो नामदेव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खेलो इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को जानकारी दें कि महाराष्ट्र से कितने प्लेयर्स आए, पिछले साल हम टैली में कहाँ थे और इस साल जो है क्या इम्प्रूवमेंट है। नमस्कार। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ और आभार प्रदर्शन करता हूँ कि जिन्होंने महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, आशीर्वाद दिए और आज महाराष्ट्र पदक तालिका में नंबर 1 के कतार पे है। लगभग आज हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 184 टोटल मेडल्स महाराष्ट्र जीत चुका है। उसमें से 65 गोल्ड मेडल है, 59 सिल्वर मेडल है और 60 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस संख्या से महाराष्ट्र आज की तारीख में गोल्ड से भी नंबर 1 है और ओवरऑल मेडल टैली में पदक से भी नंबर 1 है। और हमारे लगभग 1100 लोगों का कंटीजेंट इस कंपटीशन में इसमें सहभाग हुआ और उसके साथ साथ लगभग 100 से 200 के आसपास हमारा सपोर्ट स्टाफ और कंटीजेंट, हमारे फिजियोस, डॉक्टर्स, उसके साथ साथ असिस्टेंट स्टाफ, इस तरह का एक बड़ा लार्जर कंटीजेंट यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र का इसमें पार्टिसिपेट हुआ। और मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटीजेंट एवर महाराष्ट्र की तरफ से था। हमने फर्स्ट महिला स्टेडियम, जो महिला को हमने प्रमोट किया और हमारी ध्वजधारक भी महिला ही थी। चीफ द मिशन जो हमारे थे, तो चीफ द मिशन महिला ध्यानचंद अवार्डी, इंटरनेशनल रोवर और खुद खिलाड़ी रह के एक इंटरनेशनल अंपायर है जिनको खिलाड़ियों की जानकारी है। ऐसे हमने एक महिला चीफ द मिशन को हमने अपॉइंट किया, उनके हाथ में कतार दी। ऋतुजा भोसले जो हमारी टेनिस की स्टार है, जिसने गोल्ड मेडल अभी एशियन गेम्स में हासिल किया, उसको वो हमारी फ्लैग बेरर थी। तो इस तरह से एक अच्छा खासा बड़ा कंटीजेंट लेके हम यहाँ आए। गोवा और महाराष्ट्र में के भूमि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ना तो कोई एनवायरनमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो महाराष्ट्र के खिलाड़ी बहुत अच्छे कंफर्टेबल लेवल से इसमें खेले। हमने इनके ट्रेनिंग कैंप विविध विभाग में, जैसे पूना में कुछ लोगों के, नागपुर में कुछ लोगों के, औरंगाबाद में कुछ लोग के, बम्बई में कुछ लोग, ऐसे विभिन्न लेवल पे इनके ट्रेनिंग कैंप हमने ऑर्गेनाइज किए। ओके। और वो ट्रेनिंग कैंप करने के बाद हमारा पूरा कंटीजेंट फ्लाइट से आया है इस बार। मतलब गुजरात से में भी हम फ्लाइट में गए थे। सारे जितने प्लेयर्स आए हमारे, मैक्सिमम हमने प्लेयर्स को हमने फ्लाइट ऑफर किया। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने, एक दो टीम बोले ने वी आर कंफर्टेबल बाय आवर ओन ट्रांसपोर्ट बट वी हैव प्रोवाइडेड एंटायर कंटीजेंट फ्लाइट टिकट्स टू बी हियर। मतलब बॉम्बे से लेकिन गोवा अगर बाय रोड भी आना चाहें तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। 8 से 10 घंटे लगते हैं, बट हम नहीं चाहते थे कि हमारे खिलाड़ी थक जाए आके और अच्छे खेले। हमने उनको उस तरह से हमने सहूलियत दी कि ताकि हमारे बच्चे अच्छे आके खेले। महाराष्ट्र सरकार का मैं विशेष आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है सम्माननीय अजीत पवार जी, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर भी और खेल में विशेष रुचि रखते हैं। और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट और सहयोग किया। उन्होंने कंटीजेंट के लिए जो भी लगा वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। महाराष्ट्र की तरफ से एक प्रपोजल हर बार गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ जाता है कंटीजेंट को सपोर्ट करने के लिए। उसके लिए भी इस बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने, और हमारे जो खेल मंत्री है मिस्टर संजय बंसोड़े जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट सहयोग इस कंटीजेंट को दिया। और इनको जो भी हेल्प हमने मांगी वो सारी हेल्प उन्होंने की। मैं विशेषतः आभार प्रदर्शन करूंगा अजीत पवार जी का कि जब गवर्नमेंट से कुछ फंड्स लेट आने में देरी हो रही थी,
क्योंकि वो प्रोसीजर होती है गवर्नमेंट में, आप कोई भी फाइल देते हो तो उनको उसकी स्क्रूटिनी होके आगे चल के उसको टाइम लग रहा था। इस बार गोवा में थोड़ी सी इश्यूज थी कि वो नेशनल गेम्स होंगे नहीं होंगे, ये भी चल रहा था। तो इसके लिए खेल भी नए बढ़ रहे थे, आज कभी 40 खेल, कभी आज 43 स्पोर्ट्स हो गए, 44 स्पोर्ट्स भी हो सकते थे। इसके लिए हमारे फिगर्स नहीं हो रहे थे कंप्लीट कि भाई हम कितने लोगों का प्रपोजल दे दे। गवर्नमेंट में एक बार आपने प्रपोजल दे दिया, उसके बाद फिर आपको एडिशनल प्रपोजल के लिए टाइम लगता है, मुश्किल होता है। ठीक है। तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे, बट ड्यूरिंग दैट टाइम हमारे कुछ फिक्स डिपॉजिट थे महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के, जो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के वेलफेयर के लिए थे। उसमें से हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि आप इसमें से आप खर्चा करो, तो लगभग 1.5 करोड़ की राशि उन्होंने हमें इस गेम्स के लिए अवेलेबल कराई इमीडिएटली। ना गवर्नमेंट ना कुछ, हमारे महाराष्ट्र ओलंपिक की खुद की राशि हमको अवगत कराई, और उसमें से हमने इन बच्चों को पहले आने का टिकट और सब कुछ बुकिंग करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है उसके बाद तुरंत गवर्नमेंट से भी हमें सपोर्ट आया। तो इस तरह से एक मैकेनिज्म, एक पूरी टीम इसके पीछे लगी है। कोई एक आदमी, सिंगल आदमी का काम नहीं। आज मैं सिर्फ उनको लीड कर रहा हूँ एज ए लीडर। मुझे लगता है कि ये पूरी टीम, इकोसिस्टम हमारे पीछे काम कर रही है। हमारे प्रेसिडेंट साहब है, मेरा पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड यहाँ पे आके गया। ऑनलाइन हमारी हर 2-3 दिन में बैठक हो रही है। हमारे जो भी मेजर डिसीजन है वो हम बैठक में फाइनलाइज करते हैं। चीफ द मिशन, डेप्यूटी चीफ द मिशन, हमारे ट्रेजरर यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि फाइनेंस का कोई भी मैटर होगा वो इमीडिएट उसको देखते हैं। टाइम कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स थी, काफी कुछ होता है। क्या होता है, आज हम बच गए क्योंकि गोवा हमारे नजदीक था। यदि अगर ये गेम्स नॉर्थ में कहीं होते तो ये हमारे लिए इजी नहीं होता था, क्योंकि 1100 लोगों का मूवमेंट, 1200 लोगों का मूवमेंट, अलॉन्ग विद सपोर्ट स्टाफ अराउंड 1300 पीपल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करना। तो कई लोग एक्रेडिटेशन थे, उनका एकोमोडेशन था, बट कई लोगों का नहीं था उनका एकोमोडेशन, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका शेड्यूल मैनेजमेंट। उसके साथ साथ हमारी एक फिजियो की बड़ी टीम यहाँ पे थी। लगभग हमारे 15-16 मेडिकल टीम यहाँ पे लोग थे, अलग से थे, जिनको हमने यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए लगाया था। तो ये सारी पूरी टीम का मैनेजमेंट करना इतने कम समय में मुश्किल था। तो बट थैंक्स टू गॉड एंड ऑल माय सपोर्टर्स, एवरीथिंग, सबने सपोर्ट किया। और गोवा हमारा सेकंड होम है, महाराष्ट्र की भूमि से नजदीक है, लैंग्वेज भी हमारी सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया अरेंजमेंट्स करने के लिए। बट मुझे लगता है कि एक अच्छा आयोजन यहाँ गोवा की तरफ से हुआ, और महाराष्ट्र ने इस लार्जर कॉन्टिजेंट, इससे पहले इतना बड़ा कॉन्टिजेंट महाराष्ट्र का पार्टिसिपेट नहीं हुआ था, तो एक बड़ा कंटीजेंट यहाँ पे लेके आना, दमदार कामगिरी करना। हमने लगभग हर एक स्पोर्ट्स में मेडल लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप 1100 लोग लेके आ रहे हो और आज आपके पास 200 मेडल। हम लोगों ने कल ही डीडी स्पोर्ट्स में आपकी बार 200 पार ये मिशन महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम 200 का आंकड़ा वो पार करेंगे, और गेम्स का एक नया रिकॉर्ड हम यहाँ पे प्रस्तावित। अभी 3 दिन का टाइम है, तो आपको उम्मीद है कि वो 200 क्रॉस कर जाएंगे? डेफिनेटली। हमने हमारी पूरी टीम ने इसके बारे में पूरी स्टडी की है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र 200 के पार मेडल लेके एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करेगा। और मुझे आशा है कि हमारा 200 का रिकॉर्ड तो अभी तक कोई नहीं तोड़ेगा, बिकॉज हम उसमें नंबर 1 तो रहेंगे। बाकी गोल्ड मेडल की फाइट चल रही है सर्विसेज और महाराष्ट्र के बीच में, और मैं सर्विसेज को रिगार्ड्स करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो देश के सेवक है, और हम उनको कंपटीटर नहीं मानते, बिकॉज दे चूज बेस्ट एथलीट्स। बिल्कुल। सो दे चूज बेस्ट एथलीट्स, एंड वो बेस्ट एथलीट्स में वो कंपटीशन कराते हैं। फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नहीं, वो चैंपियन ही चुनते हैं, उन्होंने चैंपियन ही चुनना है। बट देश में जो स्टेट ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं या खेलो इंडिया हो रहा है, ये लगभग मुझे लगता है कि हम ग्रास रूट टीम तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, बिल्कुल। हम इस देश के खेल में हम ग्रास रूट काम कर रहे हैं कि नीचे से टैलेंट एक लेवल पे लेके आए, वो हम नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में दे दे, हम साई के हाथ में दे दे, हम टॉप्स को सौंप दे, और टॉप्स फिर उनको आगे जाके उनमें जो भी प्रतिभाएं हैं वो तराशे, और उनको देश के लिए आगे चलने के लिए। लास्ट ईयर भी शायद आप 2nd नंबर पे थे। लास्ट ईयर हम 2nd नंबर पे आए, और हम पूरे स्टेटों में जो स्टेट पार्टिसिपेट किए उसमें हम नंबर 1 पे थे। उसकी ट्रॉफी हमें मिली, ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी सर्विसेज को मिली। तो मुझे लगता है कि वो इंस्पिरेशन था हमारे लिए गुजरात गेम्स। हमने काफ़ी कुछ सोचा, और इस बार हमने काफ़ी कुछ अच्छा प्लानिंग किया, और आने वाले नेशनल गेम में भी हम और तरीके से प्लानिंग करेंगे, बिकॉज
मुझे लगता है जिस दिन निगाहें हर आदमी की नंबर 1 पे होती है बिल्कुल। और हम नंबर 1 को खींचने के लिए दोनों तरफ से लोग होते हैं, प्रतिस्पर्धी भी होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई परीक्षा में भाग भी नहीं लेते, बट वो देखते रहते साला ये नंबर 1 कैसे पहुंच गए, इनको कैसे उतारा जाए। तो मुझे लगता है कि नंबर 1 को बरकरार रखना ये अपने आप में बहुत बड़ा आह्वान है और इसके लिए हमें तैयारी करनी अगली बार में आपके चैलेंजेस ज्यादा बड़े नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड जा रही है नेशनल गेम्स तो वहाँ पर पहाड़ी पर एनवायरनमेंट डिफरेंट है। यहाँ आपको एडवांटेज मिल रहा है कि महाराष्ट्र का, गोवा का जो एनवायरनमेंट सेम, सब सारी चीजें सेम है, एक तरह से ये होम टाउन ही है आप लोगों के लिए। बट जब आप उत्तराखंड जाओगे वहाँ का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें डिफरेंट होंगी। तो वो जो एक इस बार आप एक सेट कर जाओगे 200 के पार जो आप कह रहे हो, वो अगली बार उसको आप मीट कर पाओगे। मुझे लगता है इट्स ऑल डिपेंड ऑन द गेम्स विच इज इंक्लूडेड इन उत्तराखंड नंबर 1। यहाँ पे कई सारे नए स्पोर्ट्स आए। मेडल टैली में हम ऑलरेडी 200 पार हो सकते हैं, बिकॉज कई सारे मेडल्स डेमो स्पोर्ट्स के काउंट नहीं किए गए अभी तक। तो डेमो स्पोर्ट्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने अच्छे काम किए हैं और मुझे लगता है कि हमारे लिए चैलेंज उत्तराखंड जरूर होगा, 100% होगा, कि वहाँ हवा, पानी और एक अलग कल्चर में हम जाएंगे। बट मैं ब्लेसिंग है हमारे पास कि महाराष्ट्र में ऐसी भूमि है, हमारे पास महाबलेश्वर, पाचगणी, लोनावला जैसे अच्छे हिल एरियाज है वहाँ ट्रेनिंग जिसको हम यूटिलाइज करेंगे आने वाले समय में। और ये हमारा मिशन होगा जो हम उसको अभी जाने के बाद इमीडिएटली लॉन्च करेंगे, मिशन उत्तराखंड। और हम उसके ऊपर जरूर डेफिनेटली एक अलग रणनीति बनाएंगे। ये युद्ध है, युद्ध में अपनी रणनीति बनानी चाहिए। अब आपने हमसे थोड़ी सी पूछ ली, पर आने वाले समय में हम इसकी अच्छी रणनीति बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा नंबर 1 जो है वो कायम रखे। और कुछ अगर सुविधाएं देने पड़ी खिलाड़ियों को, जैसे हम देख रहे हैं सर्विसेज इज वेरी गुड इन वाटर स्पोर्ट्स। महाराष्ट्र में अच्छी वाटर बॉडी है और हमारे खिलाड़ी अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब आप देखना, हमारे 65 गोल्ड है तो हमारे पास 55 अराउंड सिल्वर मेडल भी है। तो हम अगर इन सिल्वर को हम कन्वर्ट कर ले चांसेस, तो मुझे लगता है हम मेडल में और आगे अच्छे जाएंगे। और आने वाले समय में हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम नंबर 1 की किताब पे कायम रहेंगे। इस साल कितने गेम्स में पार्टिसिपेट किया? हमने 42 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। तो 43 में से 42 में आपने पार्टिसिपेट किया, एक गेम आपने किया। वो भी एक रीजन है कि क्योंकि पार्टिसिपेशन नंबर जो था वो आपका ज़्यादा गेम्स में, ज़्यादा प्लेयर्स थे। जैसे इंडिया ने ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से जो है वो मेडल्स भी ज़्यादा हम ला पाए। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि महाराष्ट्र के प्लेयर्स इस बार ज़्यादा आए, ज़्यादा गेम में पार्टिसिपेट किया, उस वजह से भी नंबर बढ़े आपके? देखो, नंबर्स तो हम डिसाइड नहीं करते, नंबर्स तो डिसाइड करते क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो हमारे खिलाड़ी सारे खेल में क्वालिफाई हुए, तो उसी दिन हम नंबर 1 पे थे पार्टिसिपेशन में। देखो नंबर्स कैसे बढ़ते गए, आपको क्वालिफाई कर ले, आपके बेस्ट स्टेट में आ गए, आपने सारे स्पोर्ट्सों में बेस्ट स्टेट में आ गए, उसके बाद फिर आपके खिलाड़ी बेस्ट 4 में हैं हमारे पास। अब हम अगली बार एक अलग मिशंस, मैंने बोला कि इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर स्ट्रेटेजी एंड आने वाले समय में हम बहुत एक अलग स्ट्रेटेजी करने वाले हैं। उस स्ट्रेटेजी के तहत हमारे खिलाड़ी कितने क्वालिफाई होते हैं, कितने हमारे खिलाड़ी टॉप 3 में हैं, टॉप 2 में हैं, वो सब हम फाइनलाइज करके हम। कई बार होता है ना कि फंड्स उतने नहीं है जिसकी वजह से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं भेज पाते हैं, वो भी मेडल टैली को अफेक्ट करते हैं। तो वो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं रही? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र एक सदन भूमि है और महाराष्ट्र आज की तारीख में मुंबई जैसी एक आर्थिक कैपिटल, भारत की आर्थिक कैपिटल मुंबई है। बिल्कुल। और हमारे अध्यक्ष जी सम्मानीय अजीत पवार जी महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री है, जो महाराष्ट्र एक प्रदेश का, इस देश का सबसे इकोनॉमिकल सदन राज्य, उसका अर्थ मंत्री हमारा अध्यक्ष है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे फाइनेंस में इस चीज में कोई कमी होगी। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम दैट he has brought lot of good scheme for athletes। बच्चों लोग को जब भी आज हमारे गोल्ड मेडल को 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, सिल्वर मेडल को 5 लाख मिल रहे हैं, और ब्रॉन्ज मेडल को 3 लाख मिल रहे हैं नेशनल गेम्स के परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, इन लोगों ने और हमारे क्रीड़ा मंत्री ने, सभी लोगों ने, स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, हमारा डायरेक्टर स्पोर्ट्स हो गया, सभी लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया और इसको एक पॉजिटिव राह दी। किसी ने इसमें कोई निगेटिविटी नहीं देखी, सभी लोगों ने पॉजिटिविटी की
और जब खिलाड़ियों को आज इतना बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है तो मुझे लगता है आने वाले समय में इनको देख के और अच्छे खिलाड़ी महाराष्ट्र की टीम में आएंगे। चलिए नेशनल गेम्स की बात करते हैं। यहाँ पे 5 साल से जो है वो डिले हो रहा था, अभी भी इस साल भी कुछ ऐसा लग रहा था होंगे नहीं होंगे। हमारे तक खबर आई थी कि नहीं ओपनिंग अच्छी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ मैसअप हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ के अगर देखें तो ओवरऑल अरेंजमेंट ठीक ठाक लग रहे हैं। महाराष्ट्र का क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, मुझे लगता है देखो कोई भी आप आयोजन नियोजन करोगे तो कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से गोवा ने इस शिव धनुष को पेला है मुझे लगता है ये काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया। और मैं जीटीसीसी के चेयरमैन अमिताभ जी की भी तारीफ करूंगा, उन्होंने काफी अच्छा इस चीज को संभाला। गोवा के मुख्यमंत्री जी ने इसमें टाइमली इंटरवेन किया, गोवा के खेल मंत्री ने इस चीज में दिन रात मेहनत की, गोवा के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, मतलब लगभग गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। देखो गेम्स में क्या होता है ना, एक तो आप स्पोर्ट्स हर आदमी की प्रायोरिटी में नहीं है। अब गोवा जैसे प्रदेश में टूरिज्म एक वन ऑफ द प्रायोरिटी पार्ट है और कई सारे बाकी चीजें, और उसमें इतना बड़ा सहयोग करना, इतना बड़ा पैसा लगाना, इतना बड़ा टाइम लगाना, इतने बड़े खेल करना, मुझे लगता है गोवा में अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। छोटी स्टेट है, फाइनेंशियली भी इतना पैसा नहीं होने के बावजूद वो बहुत अच्छा अचीवमेंट उन्होंने किया और आने वाले समय मुझे लगता है इसका फायदा गोवा के खिलाड़ियों को होगा और आपको गोवा के खिलाड़ी पदक तालिका में अच्छे लेवल पे लिखेंगे। आज अगर नहीं देखे तो आने वाले इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा लेके खिलाड़ी जरूर आएंगे, क्योंकि आज ये दिया एक लाइट यहाँ पे लग चुकी है जो गांव-गांव में गोवा के फैल गई है। गोवा के खिलाड़ियों आज पता चलेगा कि नेशनल गेम्स क्या चीज है, तो आने वाले इस लाइट के प्रकाश में कई सारे खिलाड़ी इकट्ठा होंगे और गोवा आने वाले समय में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है, ये मुझे आशा है। और मैं आपके माध्यम से गोवा ओलंपिक एसोसिएशन या गोवा गवर्नमेंट को एक हाथ देना चाहता हूँ, अगर वो चाहते हैं कि कोई एमओयू या कोई हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करे, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन इज रेडी। We will sit with them, we will guide them, we have a good trainers, we have a good athletes, we can joint training camp कर सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं, उसके लिए हम अभी तैयार है गोवा के साथ। चलिए, अगर गोवा सरकार के लोग अगर ये इंटरव्यू देख रहे हो, सुन रहे हो, तो एक अपॉर्चुनिटी है, अगर कहीं लगता है कि एक एमओयू करके कुछ एडवांटेज गोवा को मिल सकता है तो मेरे को लगता है ज़रूर वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे। आप महाराष्ट्र ओलंपिक से काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं और इंडियन ओलंपिक में भी जो है वो आप रहे हैं, तो ये जो इंडियन ओलंपिक में जो एक चेंज आया है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप देखो पुराने जितने बड़े बड़े दिग्गज थे वो सारे के सारे बाहर कर दिए गए। और मुझे याद है मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने खुद बोला था कि हम स्पोर्ट्स फेडरेशन में सफाई कर रहे हैं, तो वैसा ही कुछ उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसजीएफआई में भी किया। तो ये जो बदलाव आया है इंडियन ओलंपिक में उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि आपने सफाई का वर्ड चीन किया, मैं उससे पहले काउंटर करूंगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को दरख्वास्त करूंगा आपकी मिनिस्ट्री में थोड़ी सफाई करिए। आप अगर दूसरे के घर में सफाई कर रहे हैं तो आपके घर में भी थोड़ी सफाई आपको करनी जरूरी है। अगर आप यहाँ पे लोगों को 4 साल 5 साल कोई काम किया उसको आप निकाल रहे हो या आप कोई पॉलिसी ला रहे हो, तो उसी तरह से मिनिस्ट्री में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी पॉलिसी लाओ। वहाँ पे भी देखो लोग कितने सालों से एक ही कुर्सी पे जमे हुए हैं और क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी जरा देख लो। मुझे लगता है कि कोई भी चीज आज क्या होता है, अगर कोई भी ब्लेम आता है, समझ लो आज खेल में अगर अच्छे मेडल आए तो सरकार बोलती है भाई हमने काम किया और हमने मेडल लाए, हमने सपोर्ट किया, हमने स्कीमें की। इसका मतलब फेडरेशन ने कुछ काम नहीं किया। खिलाड़ी को कोई भी आदमी घर से लेके आता है ना, खिलाड़ी को खिलाड़ी बनाता है वो फेडरेशन है। उसको कुछ नहीं आता है, हम उसको लेके आते हैं गांव से पकड़ के हाथ में, उसको ट्रेनिंग करते हैं। हमारा कोच डिस्ट्रिक्ट में काम करता है और वो तालुका में काम करता है, विलेज में काम करता है, वो लेके आता है। आप तो सिर्फ रेडीमेड क्रीम लेके आ रहे हो और उनको बोल रहे हो कि हमने इनको बनाया, दिस इज रॉन्ग। वो अचीवर को आप और उठा रहे हो। तो वी आर वन टीम, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस और गवर्नमेंट और आईओए एक वन टीम होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम। इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई क्लीनिंग नहीं है। आपने कुछ रूल लाए, हमने अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिए। बट आप मुझे बताओ, खेल एक अनुभव का प्रात है। अगर आप बोलोगे आपको किसी कोच को अपॉइंट करना है तो आप देखते हो उसका अनुभव कितना है। आप मिनिस्ट्री में कोई अपॉइंटमेंट करते हो, देखो आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने साल काम कर चुके हो, और यहाँ आप अनुभवी लोगों को घर बिठा रहे हो, ये गलत है। मुझे लगता है कि
ये थोड़ा पॉलिटिकल हो गया है, और ये पॉलिटिकल खेल में पॉलिटिकल राजनीति नहीं लानी चाहिए। खेल एक खेल की तरह खेलना चाहिए। आपको अगर, जैसे आप हमेशा बोलते कि आकर आप चुन के आना है तो आप सरकार में जाओ, चुन के आ जाओ। बिल्कुल, उस तरह की नीति करनी चाहिए थी, ना कि आप बैकडोर में करो। उसके लिए आप इस चीज में, इस विषय में आप इस चीज को सोच समझ के पॉजिटिव लेना चाहिए। सरकार को देश की ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार के लोगों को, जो देश में अनुभवी लोग हैं, उनका अनुभव इस्तेमाल करना चाहिए, और देश की पॉलिसी वर्ल्ड में कंपटीशन करने के लिए यूटिलाइज करनी चाहिए, ना कि अंतर्गत देश में। तो मुझे लगता है दोनों का मिक्स अगर होता कि एक्सपीरियंस लोग भी रहते और नई टीम भी जो है वो अगर दोनों मिलकर अगर चलते तो शायद और बेहतर होता। नहीं, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ इसको पॉजिटिव लिया जाए। देश के प्रधानमंत्री देखो, आज हमने कई प्रधानमंत्री देखे, लेकिन मोदी जी ने जो खिलाड़ियों के लिए काम किया है, मुझे लगता है ऐसे प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के पीछे खड़े रहने वाले पहले प्रधानमंत्री है देश के। खिलाड़ियों को टाइम दे रहे हैं, आज हर गेम्स में आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है खिलाड़ी देश का भविष्य है। बिल्कुल, ये युवाएं हैं, ये युवाएं अच्छा काम करेंगे आने वाले समय में। मैं खुद खिलाड़ी रह चुका हूँ। मैंने जब शुरू किया काम, आज मैं खिलाड़ी से एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। मुझे भी, हम भी स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते थे, देश को हम रिप्रेजेंट करते, तो हमें गर्व होता था, और हमें भी लगता था कि घर में हम जाने के बाद कोई हमारी पीठ थपथपाए। आपके सत्कार समारोह देश के बाहर कितने भी हो, राज्य के बाहर कितने भी हो, लेकिन जब आपका फैमिली में कोई आपका गौरव करता है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वो आपका जो छाती तोड़ी हो जाती है। और मुझे लगता है कि आई रिस्पेक्ट ग्रेट आवर प्राइम मिनिस्टर, द वे ही इज सपोर्टिंग, द वे ही इज गिविंग अ रिस्पेक्ट टू आवर एथलीट्स, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, वो चाहे पैरा हो या वो चाहे नॉर्मल एथलीट हो। मुझे लगता है कि एज प्रधानमंत्री जी को ये पूरे देश के खिलाड़ी कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप देखो आईओए में पीटी उषा स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको प्रेसिडेंट लाना, वो आपको नहीं लगता कि वो एक अच्छा डिसीजन था? बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं बोल रहा हूँ कि खिलाड़ियों को लेके आना, पीटी उषा जी को आपने लेके आया, आज खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देश की प्रतिभा इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छी होगी इस चीज में, क्योंकि खिलाड़ी हमारा देश के ओलंपिक कमेटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप कुछ लोगों ने काम किया है, और आप सफाई करना, मतलब कुछ लोगों को गलत साबित करना है, दिस इज रॉन्ग। आई अगेंस्ट विद दिस। देखो, हर आदमी ने अपने सोच के हिसाब से काम किया। जब आप बोलोगे कि आपके पास एक 1980 का मॉडल था, गाड़ी थी, और आपने निकाल के आपने नई गाड़ी ली, तो बस वो मॉडल उस तरह से काम कर रहा था, इसके लिए आपको जरूरत थी, इसके लिए आपने इस चीज को किया। बट आपने, मैकेनिज्म तो सेम है। आज कोई 5 पहिया या 2 पहिया 4 ही पहिए पे चल रहे हैं, टायर चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत काम किया। उन्होंने उनके हिसाब से, उनको जो कहा गया, उसकी सिचुएशन थी, उस हिसाब से उन्होंने काम किया। और उस टाइम आपके पास उससे बेस्ट कुछ था नहीं, तो वो अब आपने उसको यूज कर लिया और आपने साइड फेंक दिया, क्योंकि आपको और बेटर कुछ लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर है, आप उसको। और हम चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारे लोगों ने चेंजेस एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। स्पोर्ट्स कोड आया, स्पोर्ट्स कोड लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन मिनिस्ट्री तो खुद वायलेट कर रही है। तो मिनिस्ट्री तो खुद वायलेट करे, तो मुझे लगता है कि उनको इस विषय में सोचना चाहिए। कि यही मैं आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी को मैं दरखास्त करूंगा, और आने वाले समय में हम एक बड़ी मुहिम हम लॉन्च करेंगे कि आप खुद नियम बना रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री, और खुद उसी को वायलेट कर रही है, वो भी कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। सो वो इंटरेस्ट भी सबके सामने आना जरूरी है, और मुझे लगता है कि इस विषय में आने वाले समय में इसमें काफी कुछ मतलब ये होने चाहिए। और मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, एक टीम फॉर्म करो। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है यहाँ पे, या कोई भी आपका खराब आदमी नहीं है। अगर आप उसकी कुछ गलती हो रही है, आप उसको संभालो, उसको बोलो, उसको साथ में ले लो। अगर आज मैंने इस नेशनल गेम में कुछ काम किया है, आपने कुछ नेशनल गेम में कुछ आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो आप उसके एक्सपीरियंस का फायदा नहीं लोगे, तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड मनी। यहाँ भी अगर हम देखें तो शायद अगर स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस का अगर एडवांटेज लिया होता, जोड़ा होता, तो शायद यहाँ कुछ और देखने को और बेटर देखने को। देखो, स्टेट ओलंपिक्स आर कोर पार्ट ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन। अगर ओलंपिक मूवमेंट आपको गांव-गांव में लेके जाना है, तो आपको स्टेट ओलंपिक का सहारा लेना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, कोई भी स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन हो, किसी भी विरुद्ध नहीं चल रही है। अगर आपको कुछ पॉलिसी लानी है, तो आपको उनको राइट तरीके से बताओ। जब मैं सिलेक्ट हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, आई वाज द यंगेस्ट बोर्ड मेंबर व्हेन आई गॉट इलेक्टेड इन 2013-14। ओके, सो यू टेल मी, एक मेरे जैसा कुशल प्रशासक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाया मुझे,
आज मैं मेरा अनुभव इंटरनेशनल लेवल का अनुभव मैं स्टेट में दे रहा हूँ। मैं मेरी प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे एथलीट्स को प्रोग्राम कर रहा हूँ, उनको ट्रेन कर रहा हूँ, उनका ट्रैवल मैनेजमेंट कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह के एक्सपीरियंस लोग बोलोगे कि नहीं, मतलब इसका मतलब सफाया मतलब कि हमने गंदा काम कर दिया। मतलब हर किसी को खुद को दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर स्टिल कैपेबल। दिस इज रॉन्ग। आप जो संदेश देना चाहते हैं लोगों को, ये रॉन्ग है। अगर कल आप 10 साल के बाद हम और आप बूढ़े हो जाएंगे, वो वाले आने वाले भी बोलेंगे हमने आपका सफाया कर दिया। ठीक बात। आने वाली जनरेशन भी बोलेंगे हमने पिछले स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने पूरी अच्छा काम नहीं किया, इसके लिए नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सफाया किया। ठीक है, ये गलत है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चीज में मंत्री जी हो गए, बाकी सबको इसमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। सारी टीम भारत की, जब आपका चुनाव खत्म हो जाता है कोई भी चीज का, तो वो 4 साल 5 साल के लिए सब खत्म होके आपको इकट्ठा भारत के लिए काम करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। आज चीज खत्म हो चुकी है, आपने कुछ नई चीज लाई, लोगों ने एक्सेप्ट की है, सारे लोग आपके हैं, आप उनका इस्तेमाल करो, उनको साथ में ले लो, उनका एक्सपीरियंस ले लो। देश के लिए क्या अच्छा बन सकता है उसके बारे में सोचो। तो आप अगर हर बात बोलोगी नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, तो उससे काम नहीं होगा। उससे क्या अच्छा ही है वो तो ले लो ना, जो ठीक है वो छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि एक टीम अच्छी बननी चाहिए। और मुझे जो मौका मिला, मैंने कल भी एक प्रेस में इंटरव्यू दिया, मुझे बोले आप अभी आईओए में नहीं हो, आप अभी स्टेट ओलंपिक में। मैंने बोला स्टेट ओलंपिक में मेरे को 2 साल हो गए और मैं 4 साल में इतना काम करूंगा इसमें कि आने वाले 4 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, कि आने वाला दूसरा आदमी कोई इस पे काम करे। इकोसिस्टम डेवलप करके सिस्टम डेवलप करके जाएंगे। और मैंने उनको ये भी दिया कि मैं खिलाड़ी रह चुका हूँ, मेरे को इस कोचिंग करने से तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। देश के मंत्री हो या देश का कोई भी आदमी हो, मैं कोचिंग तो कर सकता हूँ और मैं मेरी टीम लेके यहाँ आ सकता हूँ खेलने के लिए, और मैं वो मोमेंट भी एंजॉय करूंगा कि मैं टीम का कोच बन के आऊंगा। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी को आप नहीं कर सकते, हम खिलाड़ी है। अब पीटी उषा जी ओलंपियन है, और भी कई लोग बड़े बड़े खिलाड़ी है, लेकिन हम भी खिलाड़ी है। अगर आज यहाँ हम कंपटीशन में भाग नहीं लेते, डिस्ट्रिक्ट में आपको अगर कंपटीशन ही नहीं होता, हाँ, कोई भी ओलंपियन नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको उसने टफ दिया है नीचे डिस्ट्रिक्ट में, वो भी उसी लेवल का खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी सारे इक्वल होने चाहिए। आज जो स्टार बने उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमारे लिए आइडल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे खिलाड़ी वहां नहीं पहुंच पाए वो गलत है। उनकी संख्या ज्यादा है, ध्यान में रखना। और वो अगर मैदान में आ गए तो फिर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी। कोर्ट के ऑर्डर से जो स्टेट एसोसिएशंस की पावर, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन की जो पावर खत्म हो गई, आपको लगता है कि वो वापस रिस्टोर होनी चाहिए? मुझे लगता है कि कोर्ट पे भरोसा रखना जरूरी है। और आने वाले समय में देश का सुप्रीम कोर्ट है, वो निश्चित रूप से अपने ही प्रदेश, देखो स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में जितनी आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इन्वेस्ट कर रहा है, उससे डबल स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। ठीक। और आज की तारीख में अगर आप 36 स्टेट का बजट आप इकट्ठा करोगे, तो मुझे लगता है 10% भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट नहीं होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। काफी बड़ा डिफरेंस। इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग द स्टेट एसोसिएशन, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ मोर पावर एंड गाइडेंस, कटिंग देम इज गोइंग टू कटिंग योर हैंड्स। आज आप उनकी पावर कम करोगे, इसका असर आने वाले 5 साल में होगा। और ये मुझे लगता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री जी के पास इस बारे में मैसेज गया है कि ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। स्टेट ओलंपिक ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। मैं जब यहाँ आया गेम्स के पहले 3 महीने, तो हमने चेयरमैन से भी मैंने मुलाकात की, तो मैंने बोला सर आपको अगर ये 12,000 10,000 खिलाड़ी जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको अगर इनको एक्टिवेट करना होगा तो आपको सिर्फ 36 मैसेज देने हैं। 36 मैसेज, 36 जगह पे एक ईमेल डालना है, वो आपके 10,000 खिलाड़ी तक पहुंच जाएगा। और वो थे स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन। आज के तारीख में आज आपके हमारे पास, मेरे कोऑर्डिनेशन है, मेरे को 1200 लोगों को मैसेज देना है, तो मेरे पास एक सिस्टम इन प्लेस है। तो वो सिस्टम आप अगर ब्रेक करोगे तो मुझे लगता है कि रीच खत्म हो जाएगी। हाँ, रीच खत्म हो जाएगा। या तो फिर वो दूसरा, अभी हम स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन सोच रहे हैं कि हम और कुछ कर सकते हैं। अगर आप हमको इस प्रभाव में नहीं लेंगे, हम हमारी यूनियन खड़ी कर रहे हैं, हम हमारे अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम रास्ते पे रोड पे प्रदर्शन करेंगे, हम हमारा अधिकार नहीं छोड़ेंगे। अब तक तो हमने इंतजार कर लिया कि आप हमारे लिए कुछ करोगे, जिस दिन हमारे को नहीं कुछ करोगे, हम लोग फिर उसके लिए नहीं। जितने मुझे जानकारी है, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता,
एक शख्स इंडियन ओलंपिक में ऐसा है जो बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है कि जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है उनको उनकी जो पावर्स हैं वापस वो रिस्टोर होनी चाहिए। तो वो लेकिन बाकी जगह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। चलिए वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन अपनी स्टेट्स में प्लेयर्स को और गेम्स को प्रमोट करने के लिए क्या निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये विषय में अभी जो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन का जो हमारा एक मिशन है, देखो मैं हम जब सेक्रेटरी बने तो हमारे खिलाड़ियों को प्राइज मनी 3 लाख 2 लाख 1 लाख रुपए थे। मैं आपको बता रहा हूँ प्राइज मनी हमने बढ़ाए। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर खिलाड़ियों को पैसा मिलना शुरू हो गया और तो मुझे लगता है अच्छे खिलाड़ी आएंगे। खिलाड़ी आज मेरे कुछ खिलाड़ियों को 2-2 3-3 गोल्ड मेडल मिले हैं। वो बोलते सर हमने बहुत पैसा खर्चा किया, तो हमने बोला आप नेशनल गेम्स खेलो, आप स्टेट का नाम रोशन करो, स्टेट आपके पीछे। तो उनको अलग अलग स्कीमें भी हम देते हैं। हमारे पास मिशन ओलंपिक करके स्कीम है, उसमें हम उनको ये दे रहे हैं। दूसरा हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फायदा खिलाड़ियों को हो रहा है। और हम आने वाले समय में ओलंपिक कमेटी एक दिशा दर्शक होती है। ओलंपिक कमेटी कोई एक्टिविटी नहीं करती। आज के तारीख में हम अगर कोई एक्टिविटी करेंगे तो वी नीड अ फंड। हमने स्टेट ओलंपिक गेम्स किए, इसी लेवल पे स्टेट ओलंपिक गेम्स किए। 25 साल के बाद मैं जब सेक्रेटरी बना, 25 साल के बाद हमने स्टेट ओलंपिक गेम किए। 10,556 खिलाड़ी हो 46 स्पोर्ट्स में हमने किए। कब हुए थे ये अभी अगले लास्ट जनवरी में हुए थे। इसी का तो फायदा आज हमारे सारे खिलाड़ी आए हैं यहाँ पे। ठीक है। गुजरात नेशनल गेम्स के बाद हमने इमीडिएटली स्टेट ओलंपिक गेम्स किए। उसका फायदा हमें ये हुआ कि हमने एक स्टेट लेवल बच्चों को प्लेटफॉर्म खड़ा किया, और वो प्लेटफॉर्म खड़ा करने के बाद आज हमारे पास हमारा ग्रास रूट एक स्टेट लेवल का है, सेमी ग्रास रूट लेवल का भी हमारे पास इंफ्रा आ रहा है, उसके नीचे भी हमारे पास ग्रास रूट लोग आ रहे हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो ग्रास रूट काम करने, देखो मैं आपको बोलता एक सिस्टम है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे देश में हमने हमेशा बुकों में पढ़ा कि हमारे देश विविधता में एकता है। विविधता में एकता का मतलब है कि हाँ हम विभिन्न भाषाओं से विभिन्न जगह से जुड़े हुए, लेकिन हमारे पास एकता है। और एक हमारे पास लेयर है। आज हमें सबसे पहले भारत माता की जय हम जब बोलते हैं, आज भी अंक पे सहारा आ जाता है कि अरे भारत, हमारा खून खोलने लगता है। सारे एक साथ है। उसी तरह से हमारे स्टेट में हम जब जय भवानी जय शिवाजी बोलते हैं तो हमारा खून खोलने लगता है, ध्यान में रखना। तो उसी तरह से उस एकता को हमको इस्तेमाल करना जरूरी है देश को। और आने वाले समय में जिस तरह से ग्रास रूट हम क्रिएट कर रहे हैं, स्टेट लेवल में डिफरेंट प्रमोशन कर रहे हैं। कई सारी नेशनल स्कीम भी अच्छी आई है, खेलो इंडिया की कई सारी ट्रेनिंग स्कीमें अच्छी आई है। मुझे लगता है काम बहुत ही जगह पे अच्छा हो रहा है। और ये काम जब टीम वर्क होगा तो मुझे लगता है कि देश ओलंपिक में भी नंबर 1 पे जाएगा, क्योंकि हम चाइना और हमारे में कोई डिफरेंट नहीं है। उनके पास भी उतनी लोक संख्या है, हमारे पास भी उतनी लोक संख्या है। तो मुझे लगता है कि ये इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। और हम उसी तरह से महाराष्ट्र में भी हम अपना ग्रास रूट लेवल सेट करेंगे। और हम आने वाले समय में हम ग्रास रूट सेंटर शुरू कर रहे हैं, ताकि देश के लिए हम नीचे से उनको ग्रास रूट एथलीट प्रोवाइड कर सके और आने वाले समय में खिलाड़ी अच्छे मिलेंगे। खेलो इंडिया, आपने बात की, खेलो इंडिया सेंटर जो है वो ग्रास रूट लेवल पे शुरू किए। वहाँ नहीं लगता आपको कि कहीं गवर्नमेंट को जो है वो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए? क्योंकि जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है वो स्टेट स्पोर्ट्स जो दूसरी गेम्स एसोसिएशन है उनसे आपस में जुड़ी हुई हैं, वो ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेट कर सकती हैं और चेक एंड बैलेंस का काम हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत सारे ऐसे हैं कि वो सीट पे बैठे हैं, कलम चलाई ऑफिस में बैठे हैं, ग्राउंड पे नहीं जाते हैं, तो बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो जब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन साथ में इन्वॉल्व होगी तो चेक एंड बैलेंस का काम करेंगे एक दूसरे का, ज़्यादा बेटर काम हो पाएगा। नहीं, मैं आपको बता, देखो मेरी महाराष्ट्र ओलंपिक की आपको एग्जाम्पल दे। मेरे महाराष्ट्र ओलंपिक में वाइस प्रेसिडेंट है, एक अर्जुना अवार्डी है, ओके, अशोक पंडित जी शूटर है, एक ध्यानचंद अवार्डी है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हमारे प्रदीप गंदे जी है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अच्छे अवार्डीज हमारे बोर्ड में हैं। हम गवर्नमेंट को हमारा प्रपोजल दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि इस तरह से करो। बाकी गवर्नमेंट में ऑफिसर चेंज होते हैं, नए आते जाते, पॉलिसीज वैसे रहती है, उसको मूवमेंट करने के लिए नए अपग्रेडेशन देने जरूरी है। गवर्नमेंट भारत के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल, अफसर महाराष्ट्र के बाहर नहीं जा सकते,
हम खेल के माध्यम से महाराष्ट्र के बाहर जाते, महाराष्ट्र के बाहर क्या चल रहा है वो ऑब्जर्व करते, वो गवर्नमेंट को आके बताते कि यहाँ अपग्रेडेशन चालू है, उड़ीसा ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, दिल्ली ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग करके महाराष्ट्र में कर सकते हैं। ये आदान प्रदान की चीजें होनी जरूरी है। जब ये आदान प्रदान की चीजें होती है तो मुझे लगता है कि इससे डेवलपमेंट आती है। आप जब तक कोई अच्छी चीज नहीं देखोगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे अच्छी चीज नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो हम जब भी कहीं जाते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं एशियन गेम्स गया और कई जगह गया, तो मैं हमेशा कुछ चीजें नोट डाउन करता हूँ। मैं कॉमनवेल्थ में डिप्टी शेफ द मिशन था, उसका फॉर्मूला आज हमने यहाँ इस्तेमाल किया कि हमारे आज 20 एक मेडिकल स्टाफ हमारा एथलीट्स के पीछे सपोर्ट में है। अगर उसको एक्रेडिटेशन भी नहीं मिला तो हमने इसी स्टेडियम के बाहर एक हमारा ऑफिस बना के रखा है, वहाँ 2 बेड है, वहाँ जाके खिलाड़ी रिकवर होके आ रहे हैं। ओके। कई सारे खिलाड़ी हमारे जब इंजर्ड थे, उनको कई सारे खिलाड़ियों को पता ही नहीं था, कई सारे खिलाड़ियों को, कि इसमें हमें इसके बाद हमें ये फायदा होगा। आज ग्रास रूट में अगर उसको पता चल गया कि मेरी रिकवरी इस तरह से हो रही है, मुझे परफॉर्मेंस एनहांस इस तरह से हो रहा है, कई सारे चीजें हमने ऑब्जर्व की। कभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि गवर्नमेंट पीछे खड़ी है, हम पीछे है, उसके लिए हर चीज के लिए रिकॉर्ड बन रहे। कल एक बहुत ही ऐतिहासिक मैच हुआ वाटर पोलो का, सर्विसेज और महाराष्ट्र। ओके। 26 साल का सर्विसेज का रिकॉर्ड महाराष्ट्र ने ब्रेक किया। 26 साल सर्विसेज चैंपियन था। वेरी गुड। तो आज मुझे बताओ, ये बहुत ही इंस्पिरेशन है स्टोरी, इंस्पिरेशन है मेरे ग्रास रूट एथलीट के लिए, जो आज वाटर पोलो खेलना चाहता है कि ये पॉसिबल है कि आप सर्विसेज को हरा सकते हैं। ये एक एग्जांपल है आपके सभी बच्चों के लिए जो देश में सर्विसेज को बोलते कि नहीं, इनको अनबीटन है, सर्विसेज आने के बाद आपका आधा डिमोरलाइज खत्म है, हम तो हारने ही वाले हैं। ये इंस्पिरेशन है इनके लिए कि बॉस, अगर टीम इवेंट हो गया, आपका टीम का स्पिरिट हो गया, तो आप मैच हरा सकते हो। इस तरह के एग्जाम्पल हम नेशनल लेवल में सेट कर रहे हैं और इस तरह के एग्जाम्पल आने वाले समय में ऊर्जा देने वाले होंगे और खिलाड़ियों में इसका फायदा जरूर होगा। और हम आपस की स्पर्धा का स्तर जिस दिन उठ जाएगा, नेशनल गेम्स के कंपटीशन लेवल रिकॉर्ड का स्तर जिस दिन ऊंचा हो जाएगा, उस दिन मुझे लगता है मैं एशियन गेम और ओलंपिक गेम्स में अपने आप एक अलग लेवल बढ़ जाएगा। स्टेट ओलंपिक गेम्स आप कंटिन्यू करने वाले हैं महाराष्ट्र में? जरूर करेंगे। और मुझे लगता है लास्ट स्टेट ओलंपिक से हमने कई चीजें सीखी है। हमारा बहुत इकोनॉमिक मॉडल था। हमने नियर अबाउट 22 करोड़ में 10,500 खिलाड़ियों के गेम्स किए। 22 करोड़ में सिर्फ हमने खिलाड़ियों को घर से लेके घर तक टिकट दिए। मतलब वो घर से निकलेगा, खेलेगा, वापस घर पे जाएगा, वो फॉर्मूला हमने दिया। उसका रहना 3 स्टार होटलों में हमने कराया। तो एक अच्छा हमने उसको अकोमोडेशंस, उसका ट्रांसपोर्टेशंस और एक कंपटीशन लेवल, स्टेट लेवल के हिसाब से हमने उसको एक सेट किया। और मुझे लगता है कि देश में ऐसा मॉडल जब शुरू होगा हर जगह पे, तो आपको ग्रास रूट एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखो, स्टेट ओलंपिक गेम से क्या होता है, मेरा जो गांव का खिलाड़ी है, अगर मेरे को ओलंपियन, हर आदमी को, हमारे यहाँ पे कुश्ती बड़ी पॉपुलर है, हमारे यहाँ पे कबड्डी बड़ी पॉपुलर है, हमारे यहाँ बाकी भी स्पोर्ट्स पॉपुलर है। हर खिलाड़ी बोलता है मुझे ओलंपिक्स में जाना है, क्योंकि स्वर्गीय खाशाबाजी जाधव जो देश के लिए इन्होंने पहला पदक दिया, फर्स्ट उन्होंने मेडल, इंडिविजुअल मेडल देश को खाशाबा जाधव जी ने दिया। और मुझे लगता है वो ओलंपिक वीर, हम उस भूमि से बिलोंग करते हैं। हर एक आदमी का सपना है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और पदक लाऊं। जैसे हमारे यहाँ पे फौजी भी काफी है, कई सारे लोग डिफेंस में जाते हैं। हर गांव में क्रेज है कि मेरा बच्चा डिफेंस में होना चाहिए, देश की सेवा में होना चाहिए। उसी तरह से आज एक मूवमेंट महाराष्ट्र में बननी चाहिए थी। इसके लिए हमने एक स्टेट लेवल का प्लेटफॉर्म किया। आज गांव का खिलाड़ी जब स्टेट ओलंपिक खेलेगा तो उसको एहसास होगा कि मैं नेशनल गेम खेल रहा हूँ। स्टेट ओलंपिक के लिए मेरे को एक फर्स्ट फेज मिल गया। हाँ, एक फर्स्ट स्टेप आपने कवर किया, फिर नेशनल गेम, सेकंड गेम, और फिर बाद में आने वाले समय में वो। मुझे लगता है कि ये मल्टीपल गेम्स, क्या होता है जब मल्टी स्पोर्ट्स गेम इकट्ठा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तब एक खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी, मतलब यहाँ अगर हम एक हॉल में, जैसे यहाँ जूडो चल रहा है, बाजू में वुशु चल रहा है, बाजू में कबड्डी चल रही है, इसी अरेना में 10 गेम, तो इसी अरेना में तो खिलाड़ी अपने आप को महसूस करता है कि मैं एक लेवल में हूँ। मैं अगर कोई खेल खेल रहा हूँ तो मैं कोई, मेरे लिए सामने वाला खिलाड़ी हो सेम लेवल का है, तो खिलाड़ी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। दूसरा, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे ओलंपियन देखने मिलते हैं, आपको सारे चैंपियन देखने मिलते हैं, एक मोटिवेशन, आपको आइडल मिलते हैं, तो एक मोटिवेशन होता है कि यार मैंने इसके साथ देख लिया
कभी कभी आपको ओलंपियंस चैंपियंस के साथ खेलने का मौका मिलता है, ठीक बात है। तो क्वालिफिकेशंस होने के बाद इसमें आपको एक अलग लेवल का प्लेटफॉर्म मिलता है। वैसे हमारे यहाँ स्टेट में हमारे स्टेट के चैंपियन के लिए, नेशनल चैंपियन के लिए और कई आइडल आए, हमने अर्जुना अवार्डी, शिव छत्रपति अवार्डीज को बुलाया देखने के लिए, उन्होंने मोटिवेशन किया। तो मुझे लगता है ये एक मूवमेंट गांव-गांव में पहुंच रही है और स्टेट ओलंपिक गेम्स हमारे लिए आइकॉनिक है। आने वाले समय में हमारी जो स्टेट ओलंपिक मूवमेंट है उसको हम इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट मतलब गवर्नमेंट का हम एक छोटा सा सपोर्ट लेंगे और अच्छे प्रायोजकों के माध्यम से इसका एक अच्छा मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे, ताकि ये गेम्स मोर कॉर्पोरेट हो, मोर प्रोफेशनल हो और अच्छे रिवॉर्ड्स उनको मिले। गवर्नमेंट का पैसा हम रिवॉर्ड्स में इस्तेमाल करेंगे कि आप इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल अदर थिंग्स, यू स्पेंड ऑन रिवॉर्ड्स। तो रिवॉर्ड्स उनको देंगे तो हम अच्छे गेम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और बेहतर करेंगे। मैं आपको इन्विटेशन भी दूंगा, आने वाले हमारे गेम्स में आप जरूर आना। बिल्कुल। एक अच्छी आपको गेम्स देखने मिलेंगे। महाराष्ट्र एक अच्छा डिसिप्लिन वाला राज्य है, डिसिप्लिन वाला प्रदेश है, और वो डिसिप्लिन वाले प्रदेश के लिए हमें आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से गेम होते हैं। और हमारी जो संस्थाएं काम कर रही है, राज्य स्टेट एसोसिएशन, वो भी हमारे कई सारे 80% 90% हमारी 100% आप हमारी संस्थाएं इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। एक संस्था का स्टेट एसोसिएशन का एनुअल बजट 5-5, 10-10 करोड़ रुपए का है। तो आप समझ लो कि ये स्टेट एसोसिएशन भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। डिपेंडेंसी नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ फंडिंग देगी या सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ फंडिंग है और गवर्नमेंट भी अपना काम करती है। गवर्नमेंट का अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहां जहां गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, जिस टूर्नामेंट में सपोर्ट करना है, वहाँ वो सपोर्ट करने का कोशिश करती है। इस तरह का एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव वातावरण महाराष्ट्र में है और इसका सबका फायदा हमारे खिलाड़ियों को होता है। और हमारे खिलाड़ी आज देश में अच्छा नाम कर रहे हैं। हम बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि इस देश में, इस मिशन में हम एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ताकि हमारे खिलाड़ी देश को नाम रोशन करें और आने वाले समय में देश के लिए मेडल जीते। वही हमारे एक मिशन का पार्ट है। जैसे हमने अब की बार 200 पार मिशन लॉन्च किया, तो आने वाले समय में ओलंपिक के कॉन्टिजेंट में महाराष्ट्र का परसेंटेज भी हम बढ़ाएंगे। तो महाराष्ट्र के मैक्सिमम खिलाड़ी ओलंपिक कॉन्टिजेंट में होने चाहिए, इसके ऊपर हम काम करेंगे और उसके बाद फिर मेडल के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरह के स्टेप बाय स्टेप हम लोग लॉन्च करेंगे। नॉन ओलंपिक स्पोर्ट को आप कैसे देखते हैं? नॉन ओलंपिक गेम्स हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मिशन लॉन्च किया और जो पारंपरिक खेलों को आज एक मौका मिला है, मुझे लगता है बहुत बड़ा वो भी है। और फिट इंडिया मूवमेंट भी अगर आप लेके चलो तो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट का वो एक बहुत बड़ा पार्ट बन सकते हैं उसका, बच्चों को फील्ड में लाने का। नहीं, मैं आई एग्री विथ यू। देखो, आज आप कोई भी ओलंपिक खेल पिक करो, आप जूडो पिक करो, यहाँ बैठे इज बिलोंग फ्रॉम जापान। ताइक्वांडो पिक करो, हमारा खेल है ताइक्वांडो, उसको पिक करो, इज फ्रॉम कोरिया। कबड्डी आप जब बोलते तो इंडिया का दिया हुआ खेल है आज एशियन गेम्स में। उसी तरह से मुझे लगता है आने वाले समय में ओलंपिक खेलों में भी भारत के खेल अगर शामिल होंगे तो हमारे खिलाड़ियों को एक अच्छा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है योगा कैन बी वन ऑफ द स्पोर्ट्स एंड ऑल अदर स्पोर्ट्स आर मूविंग स्लोली। हमारा मलखाम है, कई सारे पारंपरिक खेल जो है वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ओलंपिक्स में महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन नॉन ओलंपिक स्पोर्ट को मेंबरशिप देती है। बिल्कुल देती है। हमारे पास मलखाम, योगा हमारे मेंबर हैं। और हालांकि अभी मलखाम का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, तो उसके लिए हमने यूएसए मलखाम के साथ एक एमओयू करके यूएसए मलखाम वाले को हमने जो भी हेल्प हो सकती है हमने किया। महाराष्ट्र के मलखाम खिलाड़ी भी बहुत अच्छे देश में आज गोल्ड में आ रहे हैं। हमने उनको जिस लेवल के प्राइजेस हम ओलंपिक खेल को दे रहे हैं उसी लेवल के प्राइजेस उनको दे दिए हमने। एक मलखाम खिलाड़ी को लास्ट टाइम अगर जिसके पास 4 मेडल थे उसको 28 लाख रुपए मिले। बच्चे लोग बड़े खुश हो गए, फैमिलीज बड़े खुश हो गए। अब हमारे पास और अच्छे खिलाड़ी आने वाले शुरू हो गए कि हमें पता है कि इसमें जाने के बाद हमें फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि हमने पारंपरिक खेल को हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और अगर आने वाले समय में इनको और भी कुछ सपोर्ट करना होगा तो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन इनके पीछे खड़ी रहेगी। हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसमें सपोर्ट करेगी। नामदेव, अगर मौका मिलता है तो नामदेव फिर से आईओए में आना चाहेंगे? मुझे लगता है मैं खुश हूँ महाराष्ट्र में काम करके अभी। और महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि मैंने जितना काम किया, मैं एशिया का सेक्रेटरी था
मैं एशियन लेवल पे मैंने काम किया, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में डिप्टी शेफ द मिशन काम किया, तो मैंने एक अनुभव लिया। और ये जो भी जितना भी अनुभव मैंने इंटरनेशनल स्तर पे लिया, उसका आज मैं फायदा मैं स्टेट लेवल पे कर पा रहा हूँ, मेरे भूमि को कर पा रहा हूँ। और मुझे गर्व है कि मैंने कुछ मेरे प्रदेश के लिए मैं कुछ करने की मतलब मुझे मौका मिला। आईओए में आपको पूरे देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। अब यही तो मेरी एक, हमने जब इन्होंने नई पॉलिसी चेंज की, मैंने काफी लोगों से बात किया, मैंने मिनिस्ट्री में भी मुलाकातें की कि सर, मैडम या सर जो भी थे, मंत्री जी को मैं दरख्वास्त करूंगा कि सर आप जो पॉलिसी ला रहे हैं, आपने हमारे जैसे जो युवा लोग थे जो काम करने की इंस्पिरेशन लेके आए थे इस खेल में। हम तो किसी पॉलिटिक्स और किस में हम नहीं आना चाहते, मैं खिलाड़ी था और मैंने इतना काम किया और आपने ऐसी पॉलिसी कर ली कि आपको लगता है कि आपने सब चीज क्लीन किया। मुझे लगता है कि आपने कई सारे अच्छे लोग जिसमें काम कर रहे थे उनके लिए दरवाजे आपने बंद कर दिए। और ये इसका आपको नहीं, जो नए आए हुए डेफिनेटली अच्छे काम करेंगे, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं जितना हो सकता है उनको सपोर्ट करूंगा। मौका मिलेगा तो डेफिनेटली काम करने की मंशा है, बट मैं चाहता हूँ खुला वातावरण हो, कोई ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वातावरण, रिस्ट्रिक्ट्स वाले वातावरण है, तो आप कैपेबिलिटी के लिए सपोर्ट मिलना जरूरी है। आज मैं कैपेबल हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सेक्टरी स्पोर्ट्स आ रहे हैं अभी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। अच्छा, हमने मंत्री जी को, महाराष्ट्र के हमने मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, शायद वो भी आएंगे हौसला बढ़ाने के लिए। डायरेक्ट बात हो रही है, वो जो सुझाव दे रहे हैं हम उनको कर रहे हैं। एक अलग सा फीलिंग आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार नहीं यार, आपके पीछे कोई खड़ा है और आप कुछ काम कर रहे हो और आपको पूरा सपोर्ट है। और आपको लोग ब्लाइंडली जब सपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर 10 गुना बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि यार आप गलत काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल होना चाहिए देश में, और इसी ऐसा माहौल होगा तो आने वाले समय में जरूर अगर मौका मिलेगा तो काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लिया है इंटरनेशनल लेवल से और सभी जगहों से, उसका अगर हम देश को बेनिफिट नहीं दे पाए तो मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस वेस्ट है। हमने जितना भी काम किया आज 8 साल 10 साल, मैंने 8 साल आईओए में काम किया और उसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब चीज़ का बेनिफिट्स अगर मिलता तो और अच्छे से काम कर सकते। जो आज यहाँ पॉलिसी कर रहे हैं हम देश के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते थे। देश में काफ़ी अच्छा वातावरण है। अनुराग जी एक अंडरस्टेबल मिनिस्टर है। ही हैज़ वर्क फॉर BCCI, ही हैज़ वर्क फॉर ओलंपिक फैमिली, ही वाज द himself was the president of हिमाचल ओलंपिक कमेटी। तो खुद अपने आप में ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे मेरे टेन्योर में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मतलब कहाँ ऐसी मिस्टेक हो गई कि why they have to think negative about the state Olympic Union and state Olympic Association and overall this system. You were part of the system. That time system was okay. आपको तो ज्यादा बेटर मालूम है। तो फिर इस तरह से मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। आज देश को संभलना चाहिए, हमारी मूवमेंट को संभालना चाहिए, सभी लोगों को साथ में लेना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए और एक्सपीरियंस लेके देश के आगे सोचना चाहिए, देश में नहीं सोचना चाहिए। आप देखो, 2 चीज़ है, पावर गेम होता है, जब आदमी की पावर होती है तो पावर का इस्तेमाल करके लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, और जो मतलब जो पावर जिसके पास नहीं होती है, जो आम आदमी होता है, वो भी अपना इंतजार करते रहते कि मेरे को 4 साल के बाद 5 साल के बाद मुझे भी मौका आएगा और उस टाइम पे मैं मेरी अपनी पावर दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह का मौका लोगों के पास नहीं आना चाहिए। लोग आपके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को देखते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल में भावनाएं जागृत होती कि यार इस तरह का प्रधानमंत्री हमें दोबारा सपोर्ट करने वाला मिलेगा, हमारे पीछे खड़ा रहने वाला आदमी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक बात। आने वाले समय में एक अच्छा काम इधर हो रहा है और उस तरह से आपकी जड़ें काटी जा रही है इस तरह से कि नहीं आप घर बैठ जाओ। तो मुझे लगता है इसको रोकना चाहिए, इसको किसी को इंटरवेन करना चाहिए, ये गलत है। और ये मुझे पता है कि आप ये जब आप इंटरव्यू करोगे तो इसके अच्छे और बुरे दोनों इसके आएंगे, बट मैं आपके माध्यम से मेरे खुल के विचार रख रहा हूँ। एंड आई रियली थिंक डोंट टेक एनीथिंग नेगेटिव आउट ऑफ दिस, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव। और इसमें एक अच्छा आपको इसको नेगेटिव नहीं लिया जाए, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक सिस्टम जो है वो स्पोर्ट्स को अगर बेनिफिट दे सकता है क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए। मुझे एक बात बताओ, आप खेल में हैं, आप खेल में थे, आज आप मीडिया में आ गए हो, आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, आपको कुछ पॉलिसी आ गई कि आप मीडिया में नहीं रह सकते हो। व्हाट यू फील? बिल्कुल। आप, मुझे लगता है कि पॉलिसीज डेवलपमेंट के लिए होनी जरूरी थी,
पॉलिसी ना कि डिस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। पॉलिसी शुड बी डेवलपमेंटल। और अगर आप इस तरह के पॉलिसीज करते हो तो उसमें आपको कई सारे चीज़ों को आपने हर जगह पे बैठ के करना चाहिए। आप कुछ चीज़ें, अगर कुछ इश्यूज हो जाता है जिसको आप में नहीं बैठते तो आप संसद में पारित कर लेते हो। यस, कुछ चीज़ें आपकी नहीं होती आप कैबिनेट में पारित कर लेते हो। बिल्कुल। जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसको आपको काम पे रखना है, जिसको लेना है, आप अनऑफिशियली भी कर लेते हो। यहाँ आप बोलते तो नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा। अरे कमाल है। आप एक आदमी दो आदमी के लिए पूरे सिस्टम को जिम्मेदार नहीं रख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो इस गेम में अगर कुछ छोटी भी चीज गलत हो गई तो इसका मतलब पूरे गेम गलत हो गए, ऐसे नहीं हो सकता है। इट इज अ वन काइंड ऑफ पार्ट, वी नीड टू रेक्टिफाइड इट। आप उसको रेक्टिफाई करोगे या उसको फेंक दोगे? तो मुझे लगता है उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, उसको करेक्ट करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है। अगर आप कोई नींव बनी है, आपका पिलर बना है, इसके ऊपर आपका खेल पूरा है, तो आपको अगर बोलोगे नहीं ये पिलर खराब है उसको निकालोगे तो जमीन तो गिरेगी वहां पे। उसको आपको फिर दोबारा करना है। इससे अच्छा हम उसको ठीक कर सकते हैं और उसके साथ साथ नई मंजिल हम लोग खड़ी कर सकते हैं, उसका अनुभव लेके। इस तरह से काम होना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे चाहते हैं कि इसमें सिस्टम चेंज हो, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड आए, सभी लोगों को पॉजिटिव की तरफ देखा जाए। कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है यहाँ पे, हर आदमी खेल की तरफ काम कर रहा है। जिससे जितना कुछ हो गया उतना हम कर सकते हैं वो किया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, सारे फेडरेशनों में लोग ऑनररी काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास अगर 43 स्पोर्ट्स है और भी कुछ 10 स्पोर्ट्स बाहर है, 50 फेडरेशनों में नेशनल लेवल पे अगर आप 15 ऑफिशियल भी पकड़ लो तो 750 लोग नेशनल लेवल में आपको फ्री एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। ठीक बात। उसके साथ साथ इकोनॉमी बढ़ रही है, अपना पैसा पब्लिक से जनरेट कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। उनके साथ साथ स्टेट लेवल में भी उतने ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप 40-50 स्पोर्ट्स इंटू 36 स्पोर्ट्स पकड़ लो, 36 स्टेट पकड़ लो, तो आपके पास नियर अबाउट 1500 स्टेट एसोसिएशन काम कर रही है। और 1500 स्टेट एसोसिएशन में आपके पास 15 से 20 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। तो नियर अबाउट 15 से इंटू 20 आप पकड़ लो तो नियर अबाउट आपके पास 30,000 लोग काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं गया। और आपकी गिनाओ, आपकी मिनिस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम है, आपको ये साथ में लेके करनी पड़ेगी, इनका साथ लेना पड़ेगा। इनको आपको एक पर्टिकुलर जॉब देना पड़ेगा कि ये इस लेवल का आप ये काम करो, आप ग्रास रूट करो, हम टॉप लेवल संभालते हैं, हम आपके काम में नहीं आएंगे, आप हमारे काम में। गवर्नमेंट तो फंडिंग ही बंद कर रखी है, फेडरेशंस को पैसा नहीं आ रहा है, रिकॉग्निशन रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, वो सारी वहीं ब्रेक लगी हुई है। तो वो डेवलपमेंट तो आप एक तरीके से इस साइड में डेवलपमेंट रोक रहे हो और सारा पैसा खेलो इंडिया और उस रास्ते पे जा रहा है। तो अगर फेडरेशन जिंदा नहीं रहेंगी तो आप स्पोर्ट्स कैसे डेवलप कर लोगे? फिर आपको फेडरेशन खत्म कर दो और मिनिस्ट्री जो है वो खुद सारा काम करेगी। नहीं, मुझे लगता नहीं। देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है। ये जिस किसी ने भी ये पॉलिसी लाई है वो अपने आप में गलत फहमी में है। ही मस्ट बी ओवर पावर ऑफ दिस। उनको लग रहा होगा कि हम बहुत ओवर पावर है। ये सिस्टम है, देश है ना, देश जनता का देश है। और ये आम आदमी के ऊपर ना एक एक रुपया एक एक आदमी जब खड़ा करता है तब बड़ी बैंक खड़ी होती है। बिल्कुल। देश की बड़ी बैंक बनाने वाला कोई अमीर आदमी नहीं है, देश की बड़ी बैंक बनाने वाली आम जनता है। तो इस आम जनता को आप अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आपकी पॉलिसी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। हर आदमी यहाँ पे आके अपने दिल से काम करता है। हमें प्यार हो गया इस खेल से, इसके लिए हम अपना घर परिवार छोड़ के इसमें काम दे रहे हैं। ठीक बात। हर आदमी को प्यार हो गया। हर आदमी बोलता है आप फैसिलिटी ले रहे हो। और क्यों नहीं लेगा वो आदमी फैसिलिटी? अगर बैठा है वो अपना काम धंधा छोड़ के, तो आप कौन सी फैसिलिटी लेते हो? जब आप कोई भी गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हो तो आप भी तो फैसिलिटी ले रहे हो। बिल्कुल ले रहे हो। तो इस तरह से आप कंपेयर मत करो कि मुझे जो मिलेगा वो अच्छा है, दूसरे को मिलेगा वो बुरा है। आप तो ऑफिस में बैठ के वो काम करने की सैलरी ले रहे हो, लोग यहाँ पे अपना काम छोड़ के अपनी जेब से पैसा खर्च करके लगे हुए हैं। तो मैं मुझे नहीं समझ में आपको दर्द किस बात का है? दर्द इस बात का है कि कोई आदमी आपके सामने डायस में ना बैठे। ऐसी पॉलिसी लेके आओ, ऐसी पॉलिसी लेके आओ कि गवर्नमेंट से सिवा कोई आदमी डायस में नहीं बैठेगा, गवर्नमेंट के साथ सिवा आदमी कोई रेफरी नहीं करेगा। रेफरी आप बनाओ, आप टेक्निकल ऑफिशियल आप बनाओ, उनको सैलरी दो, हर महीने तनख्वाह दे दो। हर रेफरी आपके पास काम करेगा, उसको तनख्वाह दे दो। पॉसिबल नहीं है। हर टेक्निकल ऑफिसर आपके पास काम करेगा, हमको तनख्वाह दे दो और हम भी काम छोड़ के हम आपके पास कोई पोजीशन लेके काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिस्टम है सर। 4 दिन छुट्टी डाल के आदमी अपना टेक्निकल ऑफिसर का काम करने आता है, शौक है। या बड़े बड़े अफसर लोग है, बैंक के अफसर है, छुट्टी लेके आते हैं ताकि क्या, इन्होंने कुछ खेला हुआ है। ये बहुत बड़ी सिस्टम है।
और ये सिस्टम को आप हिला नहीं सकते, अन्यथा ये सिस्टम आपको हिला हिला देगा। देगा, बिल्कुल। ध्यान में रखना, आने वाले समय में मैं बोल रहा हूँ ठीक कि सहनशीलता की कोई अंत होता है। अगर ये सहनशीलता खत्म हो गई तो मेरे जैसा युवा तो मतलब जो हो सकता है मतलब आने वाले समय में करेगा जरूर। आपने कहा आप इंडियन ओलंपिक में यंगेस्ट थे, आप अभी युवा हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है अभी लाइफ में आपको काम करना। आने वाले कुछ समय में नामदेव सिरगांवकर अपने आप को कहाँ देखते हैं और क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स में करना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल है। मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता रखना चाहता हूँ, अपने आप को खिलाड़ी रखना चाहता हूँ, जमीन से जुड़ा रखना चाहता हूँ। नहीं, एक चीज तो आप मानेंगे, आप माने या नहीं माने, एक चीज है कि जब एक पोजीशन पे कोई आ जाता है, एक पावर में आ जाता है, वो पावर कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। आज नरेंद्र बत्रा जी वहां से हटे हैं, वो कहें माने या ओपनली माने नहीं माने, लेकिन अंदर से एक फील होती है कि मैंने इतना साल इतना टाइम जो है वो दिए और आज मेरे को उठा के जिस तरीके से साइड लाइन किया वो तरीका भी गलत था। तो वो फील तो हर किसी को आती है, आप भी इंसान हो, आप में भी होगी वो। नहीं देखो, मैं आपको अभी इसको विस्तार स्वरूप में करता हूँ। जब ये आईओए की नई कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुई, मतलब अडॉप्ट हुई, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अप्रूव नहीं हुई, वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाती है, तब सबसे पहले कोई भी चीज़ का इफेक्ट आपके घर में होता है। मैं हमेशा हमारे जो भी अफसर है, हमारे जो भी मित्र हैं, उनको यही बोलता हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन या आपके ऊपर कोई भी पॉलिसी आती है तो सबसे पहले आपके पास सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो आपको फैमिली को इफेक्ट करती है। ठीक। और आपकी फैमिली आपके बारे में बहुत सोचती है। एंड जब ये सब चीज़ हुआ तो आई वॉज वेरी डिमोरलाइज, और मैं घर पे बैठा, मैं सोच रहा था, तो मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर, मेरा जो भी मेरे थे, वो बोले डोंट वरी। वो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है जब आप। हाँ, तो बिकॉज वो हमारे स्पिरिट में इन्वॉल्व होती है कि आप काम कर रहे हो, आप बिजी हो, आपका इंटरेस्ट है, तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करोगे। हालांकि घर से राय ये मिलती है आप ये क्यों कर रहे हो, यू आर अ वेरी मच प्रोफेशनल गाय, आप आपके काम में, कंपनी में, आपके इसमें बहुत अच्छा काम करो, बिजनेस में उधर ध्यान दो, ये इससे कम टाइम दो और आगे जाओ। बिकॉज मैंने मेरे बिजनेस में भी अच्छा मुकाम हासिल किया, तो घर वालों का, मेरे स्पेशली वाइफ का कहना है कि ये तुम कुछ क्यों कर रहे हो, यू हैव अ बेटर स्किल्स एंड यू कैन डू बेटर थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है। बट फिर मैं होने के बाद उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप टेंशन मत लेना, आपको आप ऊपर वाले ने, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छी चीज सोची होगी। और फिर हमने इस चीज में काम करना छोड़ा नहीं, और देखो ऊपर भगवान ने एक ऐसी चमत्कार कर दिया कि हम आईओए से आए, एक नेशनल गेम हो गया, दूसरा नेशनल गेम और तीसरा नेशनल गेम होने जा रहा है। तो मैं स्टेट का सेक्रेटरी बन गया और मुझे आज मौका मिल रहा है, मैं इस चीज़ को नेशनल गेम नहीं ये कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को मेरे लिए एशियन और ओलंपिक गेम्स देख रहा हूँ कि मैं आईओए का जैसे सेक्रेटरी जनरल नहीं था, बट यहाँ सेक्रेटरी जनरल बन गया हूँ। और मैं महाराष्ट्र एक आईओए से कम नहीं है, बिल्कुल इतना बड़ा कंटीजेंट, तो आईओए का भी एशियन गेम में नहीं जाता है, 1200 लोगों का कंटीजेंट में लेके आज आया हूँ। ठीक बात। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस और अनुभव में मेरे स्टेट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, खन तो जरूर रहेगी कि इस तरह की पॉलिसी न लाई जाए जिसमें आपके कोई अच्छे लोग इसमें खत्म हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट का एक मानना है कि कोई भी नई पॉलिसी आती है तो उसमें अच्छे और बुरे सभी लोग साथ में पिस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कभी मौका मिलेगा और ऐसा कभी विंडो मिलेगा तो मैं मेरे एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा कि भाई ये वाले एक्सपीरियंस तो आप कम से कम ले लो, हमारा अनुभव ले लो, जो अनुभवी लोग हैं उनका अनुभव तो ले लो, आप उनको मत लो, उनका अनुभव तो ले लो। आईओए ने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं, आई एम वेरी मच फ्रेंडली। आईओए के पास मैं ज्यादा गया नहीं, जिस चीज में थोड़ा हमारा, मैं एक जिस स्पोर्ट से जुड़ा हूँ उसमें कई सारे कंट्रोवर्सी चल रही थी, वहाँ पे भी कई सारी चीजें हुई, और फिर मैंने अपने आप को ही थोड़ा सा दूर रखा कि एक डिटॉक्स करेंगे अपने आप को, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है। ठीक है। 4 साल में अपने आप को थोड़ा सा सुधारेंगे और कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके लिए कोशिश करेंगे। और मैंने कभी ज़्यादा आईओए में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की, और ना ही मेरा कोई प्लान है कि मैं आने वाले समय में आईओए में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। बट अगर हमारे दोस्तों ने और फ्रेंड्स ने कभी मौका मिला, अगर कुछ करने का मौका मिला तो जरूर हम करेंगे, देश की सेवा करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। इससे जुड़ा सवाल बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे कि नामदेव कितनी गेम्स के साथ जुड़े हुए हैं? देखो, जो चीज़ है, मेरा जो जर्नी है, मैंने 2000 मेरे ख्याल से 6 से 2004 से मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव करियर शुरू किया। तब तक मैं खिलाड़ी था और कोचिंग भी की मैंने स्कूल में। मैं एक स्कूल में कोच था, मेरा करियर वहाँ से शुरू हुआ। देन मैं
कोचिंग करते करते मेरी टीम टॉप स्कूल के HGFI के फाइनल तक मैं लेके गया। और वो वाला एक करियर, उस करियर में मैंने समझ लो कोई एक स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया तो जो स्पोर्ट्स मिला मैंने उसमें काम करना शुरू कर दिया। वो स्पोर्ट्स का काम अगर खत्म हो गया, मुझे स्टेट लेवल से काम नहीं मिला, अगर मुझे नेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैं उस नेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता था कि मुझे कोई ओलंपिक स्पोर्ट्स में काम करने का मौका मिले। और इस दौरान मैंने कई सारे एसोसिएशंस में मैंने काम किया, कई सारे एसोसिएशन के साथ एक्सपीरियंस काम किया, उसको एस्टेब्लिश करने का काम किया। और वो एस्टेब्लिशमेंट के बाद मैं एक मुकाम पे पहुंचा और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, काम करता हूँ। मुझे आप अगर कल बोलोगे कि आप जाके आपको मतलब आपको कोई देश का कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन संभालना है, मैं वहां जाके मेरे स्किल लेके मैं काम करूंगा। उसके बाद अगर जो भी कोई आदमी उसको संभालना चाहे करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन आई हैव स्विच ऑफ, आई हैव नॉट वर्किंग राइट नाउ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्विच की है, काम करने के बाद 4 साल काम किया, 2 साल काम किया, आई हैव स्विच टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मिलता गया। अब जब तक आप काम नहीं करोगे अलग अलग जगह पे, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो ये मेरा पार्ट था। तो मैंने मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से लेके जिसका कोई इंडियन मेड आजकल लोग बोलते हैं घर में बनाया हुआ खेल है, उस ऐसे वाले खेलों के साथ ओलंपिक खेलों में भी काम किया। और आज अपने आप में मैं एक जो नियम है, कानून है, उसके तहत मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करूंगा आने वाले समय में। चलिए, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए हैं और हो सकता है कि इनमें से कुछ चीज़ों पे जो हमारे न्यूज़ चैनल पर ये वीडियो आते ही शायद कंट्रोवर्सी भी शुरू हो जाए, लेकिन ये अच्छा है कि हम अपने दिल में जो बात रखते हैं, चाहे वो सत्ता को अच्छी लगे ना लगे या दूसरे लोगों को अच्छी ना लगे, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बात गलत ही हो सकता है कि मेरे में कहीं गलती हो, कमी हो, और मैं उन चीज़ों से सीखूं। आपकी इन बातों से जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, डिपार्टमेंट्स में बैठे हैं, हो सकता है किसी को वो पिंच कर जाए या किसी को अच्छी लगे और वो इस पर काम करने लगे, तो इसका एडवांटेज मिलता है। तो हमें खुलकर वो बातें रखनी चाहिए, क्योंकि आप देखो स्पोर्ट्स में जब फेडरेशन में बहुत सारे लोग हैं बोलते नहीं हैं कि अगर मैंने कुछ खिलाफ बोला तो कल को मेरी फेडरेशन पे इफेक्ट आ जाएगा, रिकॉग्निशन पे इफेक्ट आ जाएगा, मेरे पे दिक्कत आएगी। तो आपने बड़े खुले दिल से वो सारी बातें रखी और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इंडियन ओलंपिक और बाकी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और महाराष्ट्र स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है, वो सभी आपके जो सोच है, आपकी जो विज़न है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका एडवांटेज लेगी और लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मैं भी इसी दौरान मेरे भी कई साथी दोस्त गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक दरख्वास्त करूंगा कि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनके साथ उनको एक साथ लेना जरूरी है। अगर आप उनका साथ लेंगे तो मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आप उनको दुश्मन ना माने, उनको दोस्त माने, उनको साथ में ले लो, उनकी एक्सपर्टीज ले लो, बिल्कुल एक्सपर्टीज ले लो, उनको साथ ले लो। उनके कुछ गलती हो गया तो आप उनको बनाओ, अगर आपकी कुछ गलती है तो अगर वो बताते हैं तो खुले दिल से एक्सेप्ट करो, बिकॉज हम भारतीय है, हमें अल्टीमेटली भारत को 1 नंबर पे लेके आना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल पॉलिसी ऐसी बनाओ कि साथ में सब लोग काम करें, तभी हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर इस माध्यम से किसी को बातें बुरी लगी होगी तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ कि इस चीज का बुरा मत करना, लेकिन एक प्लेटफॉर्म था, आज खेल के माध्यम से हम जुड़े थे, जोश भरा था, जोश में अगर हमने कुछ बातें कही गई होगी तो, बट मुझे लगता है कि इसको फेयर स्पोर्ट्समैन को एक फेयर स्पिरिट से लेना चाहिए और हमें इसको एक तरीके से मिलके काम करना जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम इकट्ठा बैठ के एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएं और एक अच्छी पॉलिसी बनाएं जो देश को सक्षम बनाए और देश को, भारत देश को आने वाले समय में वर्ल्ड में अपनी एक खेल में पहचान बनाने के लिए उसका फायदा हो, यही मैं भी आशा करता हूँ। जाते जाते महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज, और जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है महाराष्ट्र की, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं सभी महाराष्ट्र के मेरे सारे साथियों को शुक्रिया करूंगा कि दोस्तों आपकी पूरी मेहनत, सारे स्टेट एसोसिएशंस, कोचेस, उनके पेरेंट्स, उसके साथ साथ गवर्नमेंट, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स,
चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऑल द एस्पेक्ट, ऑल द सपोर्टर्स जिन्होंने इतना प्यार इस कंटीजेंट को दिया और महाराष्ट्र आज नंबर 1 है। मुझे लगता है आप सभी लोगों की मेहनत है और आने वाले समय में महाराष्ट्र हमेशा नंबर 1 रहेगा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। जैसे गोवा ने गेट सेट गोवा नाम का मिशन लॉन्च किया, हमने गो फॉर गोल्ड का मिशन लॉन्च किया और आज हम गोल्ड में सबसे बड़ी कगार पे है। और मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र एक इतिहास बनाने जा रहा है और इस इतिहास के साक्षी में हम एक पड़ाव में, हम एक कुछ पोजीशन पे हैं। मुझे लगता है हमारे लिए सभी को लिए खुशी की बात है। आओ मिलके सब इसकी खुशी हम मनाएं और महाराष्ट्र के साथ में सभी लोग साथ में रहे और महाराष्ट्र को किस तरह से इस देश के खिलाड़ी के लिए और देश के इस मूवमेंट में एक हमारा एक अच्छा एक ये रहेगा, हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ अच्छी चीज इस देश के खेल में। तो मुझे लगता है हम लोग अपने आप को खुशनसीब समझेंगे और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। टीम महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। चलिए, महाराष्ट्र के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने का और इतनी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।